कंपनी का नेम और उसका लोगो वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो डिफाइन होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। आपका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी, NTN नंबर, GST नंबर। फिर आपके स्टोर आते हैं, वेयर हाउस या लोकेशन जहाँ पे आपने मटेरियल रखना है वो आपके डिफाइन होंगे। वो आपके मल्टीपल स्टोर भी हो सकते हैं, वेयर हाउस भी हो सकता है, स्टोर भी हो सकती हैं, ब्रांचेस भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर टैक्स का सेटअप होता है जहाँ से आपको अपना टैक्स वगैरह, टैक्स आइटम्स अगर वो टैक्स उस पर लगता है तो टैक्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें रोल वगैरह बनते हैं आपके, यूज़र रोल और सिस्टम यूज़र आप बना सकते हैं जितने चाहें, अपनी उनको लिमिट कर सकते हैं कि उनको लिमिट कर सकते हैं उनको। ये पूरा मॉड्यूल होता है रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेन्यू के हिसाब से। तो कौन सा आपने रोल देना है, कौन सा मेन्यू देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। जैसे ये फाइनेंशियल मॉड्यूल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसके अंदर फिर ये डिफरेंट मेन्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो हम मेन्यू वाइज भी, फॉर्म वाइज भी हम उसको लिमिट कर सकते हैं। फिर इसमें डाटा अपलोड का फॉर्म होता है, सारे इन्वेंट्री अपलोड करनी है, कैटेगरीज, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर। और आपका ज़्यादा डाटा है तो एक्सेल से हम टेम्पलेट डाउनलोड करके तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको किस फॉर्मेट में सेव करेंगे तो अपलोड होगा? हाँ जी, हाँ जी, इस फॉर्मेट में हम देंगे तो वो आपका जो है वो अपलोड हो जाएगा। फिर इसमें फाइनेंशियल मॉड्यूल है जहाँ पे आपका चार्ट ऑफ अकाउंट पहले डिज़ाइन होगा, सारा ये आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज, स्टॉक होल्डर इक्विटी, रेवेन्यू, ये सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होता है इसमें? हाँ जी, ये बाय डिफॉल्ट होगा। इसको आप बाद में सेटअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपने कैश और बैंक के अकाउंट्स जो ओपन करने हैं वो कर सकते हैं। और सही। जो कस्टमर के, सप्लायर के, वो तो कंट्रोल अकाउंट होते हैं, वो अपने अपने मॉड्यूल में बाद में कस्टमर सप्लायर आपके ओपन होते हैं। यहाँ पे वेंडर डिफाइन में, यहाँ पे कस्टमर डिफाइन होगा। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट आपका सेट हो जाएगा। 6 लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट है, 5 to 6 लेवल है। तो इसमें पेरेंट अकाउंट भी है, चाइल्ड अकाउंट्स भी हैं, तो ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ये फाइनेंशियल्स में सारा मैं ओवरव्यू एक बार आपको दे देता हूँ। ये जर्नल एंट्री होती है जहाँ से जेबी जिसको आप बोलते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। ओके। फिर इसमें रिकरिंग जर्नल का भी ऑप्शन है। कुछ एक्सपेंसेस आपके अगर मंथली, हर मंथ वो रिवाइज हो रहे हैं, हर मंथ ही आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या कोई पेमेंट है आपकी, रेंट है, तो आप रिकरिंग पे लगा सकते हैं। तो जब भी रिकरिंग की डेट ड्यू होगी तो यहाँ से आके आप उसकी रिकरिंग की एंट्री कर सकते हैं। ये अमाउंट चेंज करनी पड़ेगी? हाँ जी, अमाउंट चेंज आप कर सकते हैं। अगर सेम अमाउंट है तो वैसे ही आप उसको अप्रूव कर लेंगे, अगर डिफरेंट है तो वो आप अमाउंट चेंज कर लेंगे उसको। ओके। यहाँ से ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंसेज ऐसे आप डाल सकते हैं, और कस्टमर के ओपनिंग वगैरह सारे आप यहाँ से डाल सकते हैं। जेबी की एंट्री होती है, जनरल वोचर। तो यहाँ पे आप ये देकर ओपनिंग बैलेंस कैश, तो इस तरह ये आप एक ओपनिंग एंट्री डाल रहे हैं या जेबी डाल रहे हैं क्या? ओपनिंग जेबी के जरिए ओपनिंग कैश में डाल, अच्छा, जेबी के जरिए ओपनिंग कैश डाल। तो ये इस तरह से ये एंट्री आपकी जेबी की होगी। ये नॉर्मली लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए और ओपनिंग डालने के लिए ये यूज़ होता है। फिर नीचे दूसरी आ जाती है मेक पेमेंट्स और डिपॉजिट्स। इस पे आपके जो कैश पेमेंट वाउचर और बैंक पेमेंट वाउचर है वो डालेंगे। इससे आपके जो रूटीन के एक्सपेंसेस आपने डालने हैं वो आप डाल सकेंगे। जस्ट लाइक अगर सप्लायर को पेमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं। आप दो तरह के इससे काम कर सकते हैं। ये अभी जो मैंने कैश इन हैंड का अकाउंट खोला वो ये सारे इधर आ रहे हैं, कैश इन हैंड का, बैंक का। इसकी वाउचर टाइप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं कि किसको पेमेंट आप कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्री व्हीकल है, या कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। और गैरेज लोकल फ्रेट है, कोई आपने पे किया, या लोकल बैंक चार्जेस है 2500, 3000। तो जितनी भी डाल के अमाउंट आप आगे मेमो लिखेंगे और इसको सेव करा सकते हैं। ये आपकी एक्सपेंसेस डल जाएंगे। और अगर वेंडर को पेमेंट करनी है, एडवांस में करनी है, वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। उसके लिए ये कंट्रोल अकाउंट यूज़ होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट लिंक होगा, उसको हम एज अ एंटिटी कंसिडर करते हैं। यानी
यानी यहाँ पे सारे आ रहे होंगे वेंडर और एम्प्लॉइज और कस्टमर, ये सारी चीज़ें आ रही ठीक है, हैं। ये आपको लिस्ट पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। जी जी, वो लिस्ट हम आप देंगे, हम अपलोड कर देंगे इसमें। ये अकाउंट पेबल का, इसमें अकाउंट जो है वो बाय डिफॉल्ट आता है, और कस्टमर लिस्ट सप्लायर लिस्ट देंगे वो हम साथ ही इसमें अपलोड कर देंगे। यानी दो तरह से होगा, एक कंट्रोल अकाउंट डालेंगे अकाउंट्स पेबल, उसको आगे फिर आप लिंक करेंगे वो स्पेसिफिक जो होगा आपका वेंडर। जी जी, ऐसे ही उसके है? साथ लिंक करेंगे। तो ये दो तरह के वाउचर आप डाल सकते हैं। फिर मेक डिपॉजिट होता है, मेक डिपॉजिट पे आप कस्टमर से जो पेमेंट्स आ रही हैं वो आप रिसीव कर सकते हैं। मेक डिपॉजिट, और यानी पहले आप रिसीव करेंगे फिर इसको मेक डिपॉजिट करेंगे? नहीं, ये अलग वाउचर है, ये कैश रिसीट वाउचर है, और बैंक रिसीट अच्छा, वाउचर यहाँ से आप बना सकते हैं। यानी जो कस्टमर से पेमेंट आ रही है वो आप सही। यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। जैसे ये 25,000 आया, तो ये मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया, उसका अकाउंट खुद ही अटैच होगा साथ। तो वो तो मुझे ये ऐसा चीज समरी भी शो करेगा कि मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या था कस्टमर से, वो साथ आएगा जी जैसे जी, अगर वो मैंने पार्सल। पूरा लेजर बन जाएगा। हाँ जी, वो पूरा लेजर अच्छा। बन जाएगा, ये कस्टमर कैश रिसीट वाउचर बन गए। और इसके बाद इसमें डिफरेंट फिक्स एसेट का मॉड्यूल है। फिक्स एसेट तो आपने ओपन करने हैं वो कर सकते हैं, इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह आ जाएगी। फिर फाइनेंशियल मॉड्यूल होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अकाउंट लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, वर्किंग कैपिटल, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। आपने फाइनेंशियल के हवाले से सारी रिपोर्ट्स अपनी देख सकते हैं। जैसे ये कैश का अभी मैं एंट्रीज कर रहा था, तो उसका देखना है, लेजर ये आ गया हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस मैंने डाला था वो आ गया, ये रिसीव किया 25,000 वो आ गया, ये कुछ एक्सपेंसेस डाले थे वो आ गया, बाकी क्लोजिंग कैश आ रहा है। तो यहाँ से लेजर देख सकते हैं, यहाँ से ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, ये पूरा ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। ये इस तरह से कंप्लीट ट्रायल बैलेंस ये बराबर है, ये 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस है। यानी ये ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, ये बिटवीन द पीरियड होते हैं जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लास्ट पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहे होते हैं। और इसी तरह पे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट भी आपकी आ जाएगी एज ऑन डेट तक। आपके तमाम एसेट्स इधर आ रहे होंगे, लायबिलिटी इक्विटी आके सारी ये बैलेंस शीट देखिए बराबर है, 1,33,160 की ये बैलेंस शीट बराबर है। और फिर नीचे इसका प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट और डेली कैश बुक, कैश कलेक्शन की रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शो करिए। यही मैं करवा, ये होता है कैश की कैश बुक है। जितने भी अकाउंट्स होंगे इधर आ जाएंगे राइट साइड पे, और उन सब की पेमेंट्स वगैरह जो भी हैं, ये ओपनिंग बैलेंस ऊपर आ जाएगा और नीचे ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट होती है जो आप किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर ले सकते हैं। अभी मैं कुछ एंट्रीज करके इसमें तो फिर आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉपर उसमें डाटा आ जाएगा। तो कुछ सेल या परचेज की एंट्रीज करके कुछ एक्सपेंसेस डाल के वो हाँ जी, वो मैं दिखा देता हूँ। अब ये कुछ डली हुई है, इसमें सेल है, सेल ऊपर आ जाएगी और नीचे ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं, CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जो अभी हमने डाले हैं वो सारे डालने के बाद ये लास्ट पे ये लॉस आ रहा है क्योंकि सेल कम हुई है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरह ये प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। फिर इसमें इन्वेंट्री मॉड्यूल होता है जी। इन्वेंट्री पे आपकी इन्वेंट्री आएगी, सारी रॉ मटेरियल्स आएंगे और उसके अलावा जो आपके जो फिनिश गुड्स हैं या आप सेल कर रहे हैं वो आ जाएंगे। और इससे पहले भी इसके यूनिट ऑफ मेजर डिफाइन होते हैं, आइटम का बार कोड भी बना सकते हैं। ये जैसे कोई नंबर्स में है, पीसीस में है, कोई आइटम फीड में है, तो इस तरह से आ जाएंगे। इसके बाद नहीं तो आप मुझे प्रोडक्शन एक्सपायरी डेट के साथ भी हम उसको ट्रेस कर सकते हैं? ये उसके साथ भी कर सकते हैं, वो आइटम के ऊपर होता है, हम उसको लॉट आइटम रखते हैं तो लॉट पे उसका फिर एक्सपायरी डेट आ जाती है। यहाँ पे ये कैटेगरीज आएंगी, जैसे ये सोलर पैनल आ रहा है, बैटरी, इन्वर्टर, तो ये उसके अंदर आ रही हैं आइटम्स रॉ मटेरियल के अंदर, ठीक है। और फिर आइटम्स आ जाएंगी मेन जो आपका आइटम कोड डिफाइन होगा, जैसे ये सोलर पैनल है, बैटरी, इन्वर्टर, ये कोड आ जाते हैं और आगे उनके आइटम्स आ जाती हैं।
इस पे पूरा डिटेल फॉर्म होता है। यहाँ पे आप आइटम का कोड डाल सकते हैं, फिर इधर डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजर, आइटम कैटेगरी, इन्वेंट्री आइटम और उसका सेल प्राइस अगर है तो वो डाल सकते हैं इधर, ठीक है। ये ऑप्शनल है या डाल? जी ऑप्शनल है। यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे एक मैंने सर्विस आइटम खोली है कि आप सोलर सिस्टम जो है इंस्टॉलेशन करते हैं, उसका कोड आ गया है। सोलर सिस्टम जैसे 10 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन सर्विसेज के कोड में आ गया और उसकी यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड हो गई। तो ये आप इसको भी सेल में ये सॉरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा, सॉरी। ये जो सर्विस आइटम आप कह रहे हैं जैसे इंस्टॉलेशन मोड है हमारा, हाँ जी, तो एक तो हो गया हम ट्रेडिंग मोड में है, तो हमने वो आइटम लिस्ट क्रिएट कर ली, सारी इन्वर्टर्स हैं, बैटरीज हैं और जो भी एक्सेसरी है मेरी। अब मैं इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो सर्विस आइटम एज ए आइटम क्रिएट होगा, ये क्या है? एज अ सर्विस आइटम नॉन इन्वेंट्री आइटम क्रिएट होगा कि ये आप इसको सेल कर सकते हैं। हाँ जी, सेल कर सकते हैं आप इसको, जस्ट इनकम में शो होगा, ये इसका कोई खर्चा नहीं होगा, आप जस्ट आपकी एज अ इनकम में ये आएगा। नहीं तो ये मैंने अगर ये 10 किलोवाट का है तो इसके साथ मगर मैं चाहूँ कि मैं अगर ये मैं किसी को ऑफर कर रहा हूँ तो मुझे इसके साथ इसकी आइटम लिस्ट मुझे मिल जाए कि इस अगर मैं 10 किलोवाट लेता हूँ तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें यूज लिस्ट पूरी मिल जाए, जनरेट हो जाए। ये चीज़ें इस प्रोजेक्ट में मैंने ये चीज़ें बनानी है जी। वो इस तरह से होता है कि हम नीचे लिस्ट भी पूरी उसकी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपकी आ जाएगी, लेकिन वो जो कोटेशन आप देते हैं ना उसमें आप तमाम आइटम्स ऐड करते हैं और एक कोटेशन के ऊपर फिर हम कॉपी का ऑप्शन दे देते हैं, वो उसी कोटेशन को आप कॉपी करके नेक्स्ट फर्दर कोटेशन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कोटेशन दिखाता हूँ, जैसे वो सोलर स्कॉलर वाले बनाते हैं, तो यहाँ से कोटेशन भी जनरेट हो जाएंगी जी। चले मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये पहले इन्वेंट्री का मॉड्यूल मैं दिखा दूँ, ठीक है। इस पर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, इन्वेंट्री ट्रांसफ़र है, मटेरियल इशू नोट है। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से आप ओपनिंग स्टॉक इनका डाल सकते हैं। वंस जब आप न्यू सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उस पर आपके पास जो करंट स्टॉक होता है तो हम इस फॉर्म से उसमें इंसर्ट करते हैं कि ये इतना आज की डेट में इनके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, वो इससे एंटर होता है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, कोड आ जाता है उसका, और यहाँ पे आइटम सारे आ जाते हैं। 1 बाय 1 आइटम्स डाल के उसके एवरेज रेट के हिसाब से आपका स्टॉक, जैसे इन्वर्टर है आपके पास पड़े हुए हैं या आपके पास बैटरी है और आपके पास यानी जब आपने ओपनिंग या कोई एडजस्टमेंट करनी है तो इस जगह पे जाके ऐसे यहाँ पे प्राइसेस पे डाल सकते हैं। 5 इन्वर्टर आपके पास पड़े हुए, हाँ जी, प्राइसेस के हिसाब से, यूनिट प्राइसेस के हिसाब से। 5 बैटरीज पड़ी हुई हैं, ये 30,000 के हिसाब से, ठीक है। फिर 10 सोलर पड़े हुए हैं, ये आपके 50,000 के हिसाब से। इस तरह आप इसके यूनिट ऑफ मेजर सेलेक्ट करके तो आप इनकी ये क्वांटिटीज इधर डाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर भी हो सकते हैं किसी एक आइटम का। ज़ाहिर है एक पैक है तो पैक के अंदर मल्टी अगर मजीद 10-20 पीस हैं जी, तो इस तरह से ये एक ओपनिंग स्टॉक डाल जाएगा आपका। फिर दूसरी एंट्री होती है कि एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ट्रांसफ़र करना, तो इन्वेंट्री ट्रांसफ़र उसके लिए यूज़ होता है, मटेरियल इशू नोट यूज़ होता है स्टोर आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बाकी इसकी ये डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं क्लोजिंग स्टॉक की, आप इस पर क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि कितना कितना ये सारा स्टॉक आपके पास आ रहा है, ठीक है। आइटम कोड आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक है, एवरेज रेट और टोटल अमाउंट आ रहा है। तो ये आप किसी भी कैटेगरी का देख सकते हैं। जैसे आपने कह देंगे रॉ मटेरियल का देखना है तो ये रॉ मटेरियल का आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अगर आपने सोलर पैनल का देखना है तो उसका आ जाएगा सिर्फ, किसी भी एक कैटेगरी का, यानी कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ बैच नंबर कुछ होता है ना, हमारे जो बैचेस आते हैं उसके ऊपर कोई बैच नंबर लिखे होते हैं, वो इस चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। वो मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। वो बैच नंबर के हिसाब से अगर स्टॉक आएगा आपका तो वो इस तरह से हम ओपन करते हैं आइटम उसकी, उसको कहते हैं कि लॉट नंबर आइटम है ये, तो वो उसको जब भी परचेज करेंगे या सेल करेंगे वो लॉट उसका बताना पड़ेगा किस लॉट की जो आइटम है। अच्छा, आइटम नेम और कोड साथ दे दें उसका। इधर कोड है, और मैं कह रहा हूँ 450 वाट की ये
सोलर प्लेट है, ठीक है। इसकी ओके कैटेगरी आ गई सोलर, सोलर की इसकी कैटेगरी आ जाएगी सोलर पैनल, और इधर आइटम आ जाएंगे इन्वेंट्री आइटम, और इधर सब टाइप में हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये एक जो है वो दूसरी लॉट आइटम, तो उसको जब भी फिर परचेज करना होता है या सेल करना होता है, अभी पीछे से बंद किया ऑप्शन ऐड किया हुआ, तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो वो फिर लॉट आइटम उसकी दे देता है, जैसे इनेबल फीचर्स है, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। इसका होता है ऑप्शन कि हम इसको जब भी आपको परचेज करना है तो परचेज के वक्त वो भी इसकी डिटेल मांगेगा, इस आइटम की डिटेल दें, आपकी एक्सपायरी डेट कब है, इसका लॉट नंबर बताएं क्या है, तो वो उस तरह से आ जाता है। अब ये परचेज ऑर्डर है, परचेज मॉड्यूल है कि आपकी ये इतनी क्वांटिटी है और उसका ये प्राइसेस हैं, आपने परचेज ऑर्डर दे दिया सप्लायर को, ये आइटम्स मुझे चाहिए, ठीक है। ओके इस तरह परचेज ऑर्डर आ जाए, जब आपके पास आइटम्स आएंगे आप इसका आइटम रिसीट बनाएंगे, आइटम रिसीट यहाँ से एंटिटी सेलेक्ट करके कि जिसको ऑर्डर दिया उसकी आइटम्स आ रही होंगी, तो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे आप, ये दो थीम क्वांटिटी आप मल्टीपल टाइम भी इसको रिसीट कर सकते हैं, यानी कि अच्छा पार्शियल पे अपना रिसीट्स भी हो सकते हैं। हाँ, ये आ गया, ओके ये आपने दोनों आइटम्स ये हमारे पास आ गई, इसकी ये आइटम रिसीट हो गई, और इसके बाद फिर इसकी एक बिल बनेगा, और बिल के बाद फिर इसकी पेमेंट होगी, तो ये आइटम रिसीट है। अच्छा, आइटम को रिसीव करते वक्त कोई इसके साथ लिखन कोई पेमेंट के ऑप्शंस लिखने हैं कि क्रेडिट परचेज हो रही है या क्या है? जी, वो इनवाइस के वक्त होता है, हाँ जी, उसकी जब ये बिल बनता है तो पेमेंट टर्म्स वेंडर के ऊपर ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसकी पेमेंट टर्म्स क्या है, क्रेडिट है, कैश है, उधर नहीं, से बात का एक ही वेंडर से हम कभी कैश कर लेते हैं, कभी क्रेडिट कर लेते हैं। वो भी मल्टीपल, आप इधर से ये पेमेंट टर्म्स आ रही, कैश, क्रेडिट, नेट 30 डेज, तो इस तरह से आप वो पेमेंट टर्म्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अब उसकी नहीं, इनवाइस यहाँ पे तो हम एक ही सिलेक्ट करेंगे ना, हमने अगर क्रेडिट कर लिया लेकिन हमने बाजू का उसको कैश दे दिया, तो फिर यहाँ से जाके सेटिंग चेंज करनी पड़ा करेगी हर नहीं नहीं वक्त। नहीं नहीं सेटिंग नहीं करनी चेंज, ये तो जस्ट एक पेमेंट टर्म है ना कि आपने उसको 30 दिन में पैसे अदा करने हैं या 20 ये अगर मैं यहाँ पे कैश कर देता हूँ तो कैश कर देता हूँ, लेकिन तो जाएगा तो क्रेडिट ले लेता क्रेडिट हूँ, में जाएगा, तो क्रेडिट में बिल ये जाएगा, क्रेडिट यानी उससे इसका कोई नहीं रिस्ट्रिक्ट सिस्टम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। नहीं, ये एजिंग रिपोर्ट के लिए है, एजिंग रिपोर्ट के लिए है कि आप अगर 30 डेज डाला तो 30 डेज की एजिंग में वो आपको दिखाएगा कि आपने 30 दिनों तक इसके पैसे देने हैं, और कैश पर चाहिएगा तो वो 2 डे में दिखा देगा कि आपने आज ही इसके पैसे देने हैं, तो देने तो फिर भी उधर से पड़ेंगे, इसका वो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये वेंडर बिल परचेज, ये वेंडर बिल मतलब परचेज बिल है परचेज जो हमने परचेज किया। ये पे पेमेंट यहाँ से होती है, हाँ जी, पेमेंट यहाँ से होती है, ये आप कैश इन हैंड के अकाउंट से या बैंक अकाउंट से भी दे सकते हैं। अभी 1,10,000 का तो आपने पार्शल पेमेंट करनी है तो 50,000 भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देंगे, पार्शल पेमेंट 50,000। अब एक और भी चीज़ है कि हर ट्रांजैक्शन पे हमने इसका प्रोजेक्ट का दिया होता है, अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना तो वो सेल मॉड्यूल के साथ लिंक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, हर ट्रांजैक्शन पे प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये परचेज की रिपोर्ट्स हैं, वेंडर क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि तमाम वेंडर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये 60,000 इसके देने वाले हैं, 1,10,000 का बिल था, हमने 50,000 पे कर दिया, 60,000 इसका पेएबल है बकाया, 1,10,000 का बिल था, 50,000 पे कर दिया, 60,000 रिमेनिंग अमाउंट है, ये पहले एक बिल था उसकी ये पेमेंट हो चुकी है। तो ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स हैं, यहाँ से हम अगर देखना चाहें उसका बिल तो यहाँ से हम उसके बिल पे भी जा सकते हैं, तो ये इस तरह से ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स हैं। हाँ जी, आप लेजर उसका सारी चीज़ें देख सकते हैं, फिर वेंडर की एजिंग रिपोर्ट भी होती है, वेंडर एजिंग रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, उस पर आ जाएगा कि कितने दिनों से आपने उसके कितने कितने बिल हैं जो कितने दिनों के अंदर बने हैं वो आपके पेएबल। तो इसके बाद ये हमारा सेल्स का मॉड्यूल होता है, प्रोजेक्ट का होता है, CRM का एक होता है,
इस पे आप लीड्स गेट करते हैं। ये मैं कस्टमर साइड पे अब आने लगा हूँ कि आप CRM का मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट लीड्स आपको आती होंगी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जी जी ऐसे ही। आपने उसको हम लिंक कर सकते हैं इसके साथ, और डायरेक्टली जो लीड्स हैं आपकी सिस्टम में आ जाएंगी फेसबुक से, और उनको फिर आगे आप फॉलो अप वगैरह डाल सकते हैं कि इसको हमने डेमो देना है, या इसको हमने जो है वो विज़िट करना है, या कोटेशन देनी है। इस तरह डिफरेंट टास्क होते हैं इधर कि आपने इसको कोटेशन देनी है, ठीक है, किस बंदे ने देनी है उसको आप टास्क असाइन कर सकते हैं, और किस दिन देनी है, ठीक है। इस तरह ओके टास्क असाइन करके इसको इसकी क्लासेस भी बना सकते हैं कि डिफरेंट ये मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडिंग करता है, क्या करता है। तो इस तरह से करने के बाद ये ऑलरेडी नेम आ रहे हैं तो इसलिए अलग। तो इस तरह से टास्क इसके डिफाइन कर सकते हैं, इसके मल्टीपल टास्क आप ऐड कर सकते हैं नीचे। तो ये आपके कस्टमर गेट करने में आपकी ये हेल्पफुल होगा। ये आप CRM टास्क स्टेटस से भी देख सकते हैं, जिस बंदे को साइन किया उसको ऐसे टास्क शो होते रहेंगे, अपने टास्क वाइज टास्क टाइप के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जब वो काम कर लेगा वो वाला तो उसको कंप्लीट कर देगा। तो सही। इस तरह से आप ये टास्क वगैरह उसको कर सकते हैं। वंस वो कंप्लीट हो जाता है तो कोई बंदा कहता है कि आप जी हमें कोटेशन दे दें, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, लीड के ऊपर ही जाते हैं। ये लीड में डायरेक्ट आपका ये कस्टमर ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको मतलब कि एज अ कस्टमर ही ओपन हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट आप कोटेशन दे सकते हैं। फिर यहाँ से कोटेशन उधर बटन पे जाएंगे तो कोटेशन की एंड डेट आ जाएगी, किस डेट तक की आप कोटेशन दे रहे हैं, और इधर तमाम आइटम्स आप उसके सिलेक्ट करने के बाद, जैसे एक तो इंस्टॉलेशन का कर दिया, फिर उसकी बैटरी आ गई, फिर उस पर जो इन्वर्टर आ गए वो आपने कितने लगाने हैं, फिर उस पर सोलर आ गए। तो मल्टीपल आइटम्स आप यहाँ पे ऐड करके जो मटेरियल उस पर लगना है सारा मटेरियल, और जो आपकी उस पर सर्विस कॉस्ट आनी वो। तो इस ओके पर आप कह लें कि 2 बैटरी, ये अब 9 इधर बैलेंस भी शो कर रहा है आपके पास मौजूद कितनी, ठीक है। ये 40,000 की ओके 2 बैटरीज हैं, और इस पर कह लें कि 2 इन्वर्टर लगने हैं 45,000 के, और 5 प्लेटें लगनी हैं 50,000 ईच। तो इस तरह से आप अगर टैक्स लगता है तो वो भी डाल सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है टर्म्स एंड कंडीशन का, वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं टर्म्स एंड अच्छा अच्छा। कंडीशन। तो वो हाँ टर्म्स एक एंड ही दफा कंडीशन उसमें एंटर कर दें तो वो हर कोटेशन के साथ आती जाएंगी। वो हर कोटेशन के साथ जी आती जाए। इस पर भी कॉपी कोटेशन का भी होता है, एक दफ़ा आपने बड़ी कोटेशन बना ली है तो उसको आप बाद में कॉपी भी कर सकते हो। इस तरह कोटेशन आ जाएगी आपकी, क्वांटिटी, प्राइस, हर चीज़, और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। तो आपका इधर लोगो शोगो ईच एंड एवरीथिंग वो सारी चीज़ें आ जाएगी। अब इसकी जो एक और मैं बता रहा था आपको कोटेशंस दिखा दी जो हमने उनके लिए बनाई सोलर स्कॉलर के लिए। तो जस्ट आपको एक व्यू कराने के लिए कि इस तरह से भी कोटेशन आपके लेटर हेड के साथ बन सकते हैं। तो 2 तरह से कोटेशन उन्होंने बनवाई है, एक विद प्राइसेस है, एक विदाउट प्राइसेस है। तो वो उसी तरह आपकी भी बन सकती है। उनके अपना उन्होंने लेटर हेड लगवाया इधर पूरा सोलर स्कॉलर, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल, उनका अपना एड्रेस आ रहे हैं सारे, उनके नीचे कोटेशन ये आइटम्स आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, यूनिट मेजर क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, और ओके ये नीचे लास्ट पे टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है। तो इस तरह नहीं से फॉर्मेटिंग उसने उन्होंने अपने हिसाब से करवा ली है। वो आपके हिसाब से भी इस तरह हो सकती है। वो विद रेट थी, ये विदाउट रेट है। तो कुछ को वो विदाउट रेट देते हैं, जस्ट क्वांटिटी और टोटल अमाउंट लिख देते हैं इधर, ये इतनी टोटल अमाउंट है। ओके तो इस सही। तरह से भी आपकी वो बन सकती है। अब वंस ये आपका कोटेशन अप्रूव होती है तो फिर आप इधर से इसका सेल ऑर्डर बना सकते हैं। सेल ऑर्डर ये ऑटो ही बन जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर ये होता है कि कस्टमर सेलेक्ट आपने किया है जो भी, और उसका ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। जैसे ये रिजवान है तो इसका ये सोलर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट आ जाएगा, वो हमने पीछे ओपन किया होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपकी यानी कोटेशन अप्रूव हो जानी है, अगर आपने उसको इंस्टॉलेशन भी करनी है तो फिर आप उसका एज आ एक प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। सही। ये इधर आ जाएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का ये है फ़ायदा कि आपने एक तो आपका प्रोजेक्ट वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, उसमें आपके क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या माइलस्टोन है, और दूसरे नंबर
पे आपको प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स मिल जाएगी। ये एक प्रोजेक्ट है सोलर इंस्टॉलेशन, ये प्रोजेक्ट लीड कर रहा है, इसकी स्टार्ट डेट एंड डेट है और ये कंपनी है। उसके नीचे पे माइलस्टोन आ जाते हैं, विजिट करना है, मैकेनिकल वर्क फिर आएगा, फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग आएगी, फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट और उसके आगे आप टास्क ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट अपने बंदों को टास्क असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके नीचे फिर गैंग चार्ट आ जाएगा आपको। ये इस डेट में विजिट करना है आपने, इस डेट में आपने 13 से 17 तक आपने उसका मैकेनिकल प्रोसीजर कंप्लीट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी है, फिर उसको ये कंप्लीट होगा। तो ये मल्टीपल यहाँ से आप टास्क और माइलस्टोन ऐड कर सकते हैं। पहले माइलस्टोन ऐड होते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट है तो ये आप कह देंगे फाइनल इंस्पेक्शन होती है, फाइनल इंस्पेक्शन एंड लाइव आपने उसको करना है। तो असाइनिंग आप ये कह देते हैं ये है बंदा और इसकी जो है वो डेट आपकी 12 से 15 19 20 जुलाई आ रही है, ये ड्यू डेट भी उसकी आ रही होती है। तो इसमें भी उसी तरह एक आपको रिपोर्टिंग मिल जाती है जैसे मैंने CRM में दिखाई थी। अच्छा, इसमें यहाँ पे आपको एक पॉज करना चाहूँगा। मटेरियल, चलिए प्रोजेक्ट भी आपने सारा कुछ कर दिया कि इसको अलाइन कैसे करने हैं, टास्क कैसे करने हैं। मुझे कंसर्न है कि मैं जो मटेरियल इशू कर रहा हूँ, ठीक है, हर प्रोजेक्ट को वो भी ट्रेस हो, जो एक्सपेंसेस मेरे हो रहे हैं हर प्रोजेक्ट पे वो भी ट्रेस हो। मैं पेट्रोल लगा रहा हूँ, मेरी डिलीवरी जा रही है, इवन फूड जो मैं अपने वर्कर्स को देता हूँ प्रोजेक्ट पे वो भी इसमें आ जाए। एट द एंड मुझे पता चल जाए मटेरियल कॉस्ट ये थी, अदर एक्सपेंसेस ये थे और टोटल मैंने इतने में दिया, ये मुझे बचा। जी जी, वही मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। ये एक तो ये टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे जब आपने परचेज डाली है ना, तो परचेज में डायरेक्टली भी मटेरियल इशू कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ये मटेरियल इशू नोड का एक होता है। जब भी आपने उसको मटेरियल भेजना है ना, तो मैं पहले चाहूंगा कि उसको अपने स्टोर में लेके आऊं, स्टोर से मैं इशू करूं। जी जी, वो जब परचेज आपने कर दिया ना इधर से आइटम रसीद से, तो आपके स्टॉक में वो आ गया, ठीक है। अब आपके स्टॉक में आ गया, अब यहाँ से आप इशू कर रहे हैं, ये डेट आ गई है, कंजम्पशन अकाउंट आपका आ गया कि CGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रॉ मटेरियल है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया कि आप किस प्रोजेक्ट को ये इशू कर रहे हैं, सोलर इंस्टॉलेशन को ये इशू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आइटम्स आ गए, अब वो सारे आइटम्स आपके पास मौजूद होंगे, बैटरी, इन्वर्टर और ये तो नहीं आए, इन्वर्टर आ जाए। अच्छा, एक रिजवान भाई, अपना वकास भाई, मैं इधर आपको एक चीज क्लियर करनी है मुझे। देखिए, मेरा एक प्रोजेक्ट है जैसे 10 किलोवाट का है, ठीक है। मैंने जब कोटेशन दी उसमें मैंने चीजें अपनी सारी असेस की थी कि मुझे ये इन्वर्टर चाहिए, इतना ये स्क्रूज चाहिए, फला चाहिए, इतने पैनल चाहिए। क्या मैं अपनी एक रेसिपी बना सकता हूँ कि 10 किलोवाट में मुझे ये स्टैंडर्ड चीजें ये चाहिए होती हैं? फिर जब मैं इशू करूँ तो मैं उसके साथ देखूं कि मुझे 10 पैनल चाहिए थे तो मैंने अभी तक 8 इशू किए हैं, तो 2 बाकी, ताकि मैं कंट्रोल करूं अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को। हाँ जी, वो कर सकते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। ये इधर से नहीं होगा, इधर से आपका एक्सेप्शनल जो मटेरियल है ना, जो कि अदर देन दैट आपके जाना है, जो आपने रेसिपी या कोटेशन के अलावा भेजना, वो भेज सकते हैं। तो वो आपका यहीं से मैनेज होगा। सही सही कह रहे हैं, कोटेशन बनी, सेल ऑर्डर बना। अब सेल ऑर्डर आपका बन गया है उन 4 आइटम्स का, जो आप उसको भेजेंगे तो इंस्टॉलेशन होगी। अब इसके आगे से वो डिलीवरी चलान आपका बनेगा, ठीक है। जैसे ये कोटेशन पे आपकी जस्ट वो एक रेसिपी है, समझ लें, ठीक है। अब यहाँ से आपका मटेरियल जाना है 1 बाय 1। आप देखेंगे ये 2 प्लेट्स मैंने भेजनी है, 2 हैं इन्वर्टर, सोलर पैनल भेजने हैं और ये भेजने हैं, ये 7 मौजूद हैं स्टॉक में। लाइन क्वांटिटी उसकी रिक्वायरमेंट 5 की है, तो आप अभी कह रहे हैं मैं 3 भेज रहा हूँ, एक ये भेज रहा हूँ, एक ये भेज रहा हूँ। तो इन आइटम्स का आपका डिलीवरी चलान बन जाएगा, और बाकी आपकी पेंडिंग में आइटम्स आती रहेंगी कि अभी आपने उसको भेजनी है। यानी उस प्रोजेक्ट पे मैंने जो बाकी भेजने वो भी आती मिलता रहेगा कि इतने और भेजने हैं। अब ये प्रोजेक्ट, हाँ जी, सिलेक्ट हो रहा है। अब ये प्रोजेक्ट को ये चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये प्रोजेक्ट के ऊपर ये आपका मटेरियल जा रहा है, यानी उसकी ये सेल इनवॉइस है आपकी इनकम में आएगी। तो ये मटेरियल इशू हो गए, ये इसका डिलीवरी चार्ज।
तो इसकी ये क्या होगी, सेल इनवॉइस जनरेट होगी, क्या ये होगा? डिलीवरी चलान अभी बना है, इसके बाद फिर सेल इनवाइस बने, जितना इतना यानी कि आपने काम उसका करते जाएंगे उतनी उतनी आप इनवाइस उसको रेज करते जाएंगे, वो आप उससे पेमेंट लेते जाएंगे। उस क्लाइंट के नाम पे? जी जी, ये क्लाइंट ऑटो आ रहा है, उसका प्रोजेक्ट भी आ रहा है। हाँ जी। जब इनवाइस बनेगी तो जब डिलीवरी चलान बना तो मटेरियल आउट हो गया आपका, जब इनवाइस बनेगी तो आपकी वो अकाउंट रिसीवेबल स्टैंड हो जाएगी। तो ये इनवाइस बनी, अब इस इनवाइस के अगेंस्ट आप उससे ये पेमेंट चार्ज कर रहे हैं, अभी उसकी 2,35,000 पेमेंट बन गई, तो आप उससे ये पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। नहीं, ये देखें विकास भाई, मैं जो स्टॉक इन्वेंट्री जो है मेरी, जो मटेरियल इशू करूंगा स्टोर से, वो तो कॉस्ट प्राइस पे इशू करूंगा, जी ठीक है, ताकि मैं मुझे अपनी कॉस्ट पता चले प्रोजेक्ट की। तो वो मैं उसको तो नहीं चार्ज कर सकता कस्टमर को, ये मैं कोई सब बीच में एक लिंक अकाउंट क्रिएट करूंगा। नहीं, वो ऐसे होता है कि इशू तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, लेकिन हमने जो कस्टमर है उससे तो कॉस्ट प्राइस पे नहीं ना देना, उसको तो थोड़ी हम आप प्राइस इंक्रीज करके देंगे ना कि जी जी, आप। ऐसे ही। हाँ जी, वो बाय डिफॉल्ट उसकी एंट्री कॉस्ट प्राइस पे जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आपकी हेडेक नहीं है। अच्छा, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो बाय डिफॉल्ट जाएगी कॉस्ट पे, हाँ एवरेज जी, कॉस्ट जो हमारी एवरेज होगी, कॉस्ट पे जाएगी। और हम यहाँ पे जो मेंशन करेंगे अभी वो सेल वो प्राइस होगी प्राइस कि आप होगी। उसकी इतने में। अब ये उससे पेमेंट रिसीव का है, वोचर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, कैश इन हैंड से। ये आप 2,35,000 लेना था तो कह लेंगे 1,50,000 उसने अभी दिया है आपको, तो इस तरह से आप उसकी पार्शल पेमेंट भी रिसीव कर सकते सही है। हैं। ये आपकी पेमेंट रिसीव होगी, ये पूरा एक आपका सेल साइकिल हो गया, और साथ प्रोजेक्ट को आप मेंटेन कर सकते हैं, उसके टास्क कंप्लीट कर सकते हैं वन बाय वन। तो अच्छा, प्रोजेक्ट की मुझे रिपोर्ट दिखाना है, प्रोजेक्ट में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे लूंगा? अब ये जब पेमेंट्स आप कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है, जो आप परचेज कर रहे हैं वहाँ पे भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है, जब सेल कर रहे हैं वहाँ पे भी प्रोजेक्ट का, तो तीनों ट्रांजैक्शन आपकी प्रोजेक्ट के साथ लिंक है। जो सेल की एंट्री होगी वो एज ए इनकम शो होगी आपको, जो परचेज की ओके। है अगर आपने वो परचेज आप मटेरियल इशू करते हैं तो वो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में आ जाएगा, और जो आप यहाँ पे खर्चे डाल रहे हैं वो भी आपके एज अ प्रोजेक्ट को चार्ज हो जाएगा। नहीं, जैसे जो मैं बैंक कोई कैश पेटी कैश एक्सपेंसेस हैं, जैसे मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ वहाँ पे, मैं उसमें फ्यूल भरवाता हूँ, कि उसको मैं लिंक करना चाहूँ कि ये मैंने उस प्रोजेक्ट पे ये इतना फ्यूल इस्तेमाल किया है, जी जी वो बिल्कुल, भी। आप वो कर सकते हैं, जैसे ये 5,000 का फ्यूल आ गया या 50,000 का लगा, तो आप यहाँ पे आप क्लाइंट और प्रोजेक्ट उसके प्रोजेक्ट को ये चार्ज कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट की आगे लाइन, तो आप एक ही एंट्री पे मल्टीपल आप यानी कि करके इसको चार्ज कर सकते हैं। यानी कैश पेमेंट वाली तो मल्टीपल उसमें एक्सपेंसेस डाल सकता हूँ, और जी जी वो खुद ही कैश जनरेट हो जाएगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उससे ये मल्टीपल आप उसको ये चार्ज करवा सकते हैं। अब इसकी ये रिपोर्टिंग आ जाएगी, एक तो ओवरऑल रिपोर्टिंग मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको दिखा दी, और दूसरे नंबर पे ये होगी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उसमें ऑल ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, प्रोजेक्ट पे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसकी कोटेशन बनी है, वेंडर बिल बना है, आइटम रिसीट हुई है, इनवॉइस हुई है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी आप रिजवान वाले में कर रहे थे, जरा सिर्फ एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके जरा उसकी दिखाएंगे। हाँ जी, ये उसका फिर ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। ये मैं रिजवान का अगर एक ही करता हूँ तो एक ही मुझे दिखा देगा कि उस पर ये ट्रांजैक्शन सारी हुई हैं, ये ट्रायल बैलेंस की शक्ल में आ रहा है, उस पर ये देखें। प्रॉफिट एंड लॉस जरा दिखाएं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एक सिंपल सा है, हमने प्रोजेक्ट बनाया, में। ओवरऑल ये आ जाता है नहीं, कि ये एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वाइज ये 2,35,000, 2,19,000 एक्सपेंसेस हो गए, उस पर 15,500 उस पर प्रॉफिट जा रहा है आपका 7%। एक्सपेंसेस 2,19,000 क्या है ये एक्सपेंसेस, मटेरियल इंक्लूडिंग कॉस्ट भी है, मटेरियल? मटेरियल कॉस्ट भी है और जो खर्चे हैं वो भी हैं, तो दोनों तो ही ये इसको मैं एक मजीद नहीं देख सकता, 2,19,000 में क्या क्या चीजें हैं? मज़ीद आप देख सकते हैं। इधर से आपकी वो मज़ीद के लिए एक और भी रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट, वहाँ से आप ओवरऑल एक्सपेंसेस देख सकते हैं उस पर कि कितने कितने हैं। ये 2,19,000 का ब्रेकअप आ रहा है CGS में। वहां से मैं रूट बैक नहीं कर सकता, वहाँ 2,19,000 जो मैंने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको मैं क्लिक करूँ तो इधर नहीं आ सकता। उस पर देख सकते हैं कि हम लिंक लगा दें तो वो उस पर भी मे भी आ जाए,
लेकिन ये अच्छा, होता है अभी कि नहीं इस पे है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी नहीं है। हाँ जी, ये उसकी अलग-अलग रिपोर्ट्स बनाएंगे एक्सपेंसेस की, लेकिन 2,19,500 है। तो CGS फिनिश मटेरियल, सारा फिनिश मटेरियल, रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है। ये डिलीवरी चलान जो गया है उस पर ये खर्चा उसका डल रहा है, और ये फ्यूल चार्जेस आ रहे हैं, और मटीरियल फ्यूल अलाउंस आ रहा है। अब 4 तरह की ट्रांजैक्शन आ रही है। एक डिलीवरी चलान जो माल भेजा वो भी चार्ज हो रहा है। मटीरियल इशू नोट जो आपने हमने मैनुअल बनाया था, मटीरियल इशू नोट जो कि हमारी कोटेशन में ऐड नहीं था, वो भी इस पे चार्ज हो रहा है। और फिर इस पे जो पेमेंट वाउचर है वो भी चार्ज हो रहा है। तो 3 तरह के इधर चीज़ें आ रही हैं आपकी। और दूसरे नंबर पे जो रिपोर्ट होती है प्रोजेक्ट वाइज इनकम रिपोर्ट है, उस पर आपने जितनी इन्वाइसेस उसको चार्ज रेज की होंगी वो सारी आ जाए। अब 3 इन्वाइसें रेज हुई हैं, तो ये मतलब एक ही इन्वाइस रेज हुई है, उसमें 3 उसके आ रहे थे, हेड्स आ रहे थे। तो जो इनकम वाली साइड है वो एज ए इनकम में आपको शो करेगा, जो एक्सपेंस वाली साइड है, जो CGS वाली साइड है वो एक्सपेंसेस में शो कराएगा, और आपको उसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो ये इनकम का आ रहा है पूरा। अगर आपने इनकम और प्रॉफिट दोनों चीज़ें देखनी है तो वो आप ट्रायल बैलेंस से देख सकते हैं। उस पर तमाम आपको चीज़ें सारी इकट्ठी एक ही जगह पे नजर आती हैं। Yani Juventus डालकर डाले ऐसे रखा है इसके अलावा इसके जो हैं वो डैशबोर्ड होते हैं, सेल्स 360 डैशबोर्ड है, वो आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी आपकी सेल्स हो रही है, टॉप 10 कस्टमर। बचत होगी। या क्वार्टर वाइज इसकी या मंथ वाइज सेल देख सकते हैं कितनी कितनी सेल हुई है, और टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं, टॉप 10 आइटम जो मंथली रेवेन्यू रिसीवेबल। सही है। अच्छा, ये तो हो गया इंस्टॉलेशन के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं साथ ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग भी लेके चल रहा हूँ अपनी। ट्रेडिंग भी इसी से मॉड्यूल से चलेगी आपकी। सेल ऑर्डर बनेगा, अच्छा डिलीवरी सही। चलान, और फिर इनवॉइस बनेगी और पेमेंट हो जाएगी। वो तो सिंपल ही अच्छा, आपका। ये सारी अब मैं कितने यूजर्स ऐड कर सकता हूँ इसमें? मल्टीपल यूज़र इस पे बना सकते हैं। मल्टीपल मतलब कोई लिमिट है या वो आपके अनलिमिटेड? यूज़र वाइज होता है कि 10 यूज़र आपको चाहिए, वो हमारे मंथली चार्जेस होते हैं, वो हम 1000 पर यूज़र के हिसाब से देते हैं। मतलब आपको 10 यूज़र चाहिए तो 10,000 पर मंथ होता है, अगर 15 यूज़र चाहिए तो 15,000 पर मंथ होता अच्छा। है। ये फिर इसका जो है डैशबोर्ड होता है, इस पर आपको टोटल ये प्रोजेक्ट वाइज डैशबोर्ड है कि टोटल प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं, और आपके प्रोजेक्ट टाइप वाइज आपके कितने कितने प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ओवर डेडलाइन कितने हैं, तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है, ये टास्क वाइज उसकी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस आती है। और उसकी यहाँ पे आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस भी आ रहा होता है, और ये आपका इनवॉल्व प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें भी आती हैं, गोल्स एंड लिमिट्स, और इसके एक्टिव कोटेशन जिसकी हैं वो भी आ जाती हैं, और एक्टिव इनवाइसेस पाइपलाइन पैकेज की जो इनवाइसेस रेस की हैं वो है, जो प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस भी आ रहा है। 2,35,000 खर्चा हुआ, इनकम बनी है 2,28,180, ये आपका उस पर खर्चा हो चुका है। तो इसको आप मल्टीपल लोकेशन वाइज, अगर आपके 2 ऑफिस हैं तो ऑफिस के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट टाइप वाइज भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के टाइप भी आप बना सकते हैं डिफरेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारा आपको दिखा देगा। तो ये 3 तरह के डैशबोर्ड होते हैं प्रोजेक्ट वाइज, एक सेल्स का डैशबोर्ड और एक आपका मेन डैशबोर्ड होता है, जिसमें आपको लेटेस्ट करंट आपको टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट, कैपिटल, पेएबल, रिसीवेबल्स, और ये कैश और बैंक की डिटेल्स मिल जाती हैं सारी। सही। इस तरह पूरा रिपोर्टिंग का मॉड्यूल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इन्वेंट्री की है, परचेज की है। ट्रेडिंग में अगर आपने यूज़ करना है तो आपको ये इन्वेंट्री प्रॉफिट मार्जिन की रिपोर्ट भी हेल्पफुल हो सकती है। इस पर आपको पता चलता है कि कौन से आइटम आपने कितने पे परचेज की थी, ये ऑर्डर रेट है, कॉस्ट अमाउंट है, और ये ऑर्डर रेट है, प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि कॉस्ट रेट, कॉस्ट अमाउंट, ऑर्डर रेट, ऑर्डर अमाउंट, और ये प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट पे आ रही है कि आपको कितने कितने सही। परसेंटेज इस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये ट्रेडिंग के लिए होता है। तो अच्छा, अगर मैं अपना बिजनेस दोनों अलग करना चाहूँ, ट्रेडिंग का अलग से मैं बना लूँ, उसके साथ ही उसकी प्रॉफिट लहजा एंड में लॉस। बना सकते हैं हम, सब्सिडरी आपको बना देते हैं 2,
एक सब्सिडरी आपकी एज अ प्रोजेक्ट वाइज चलेगी, जैसे ये आप प्रोजेक्ट कंपनी है आपकी, ये आपकी एज अ जी जी ट्रेडिंग कंपनी। तो आप ये रोल चेंज करेंगी, जैसे ये मैंने ट्रेडिंग का अलग बनाया हुआ, तो ट्रेडिंग ठीक के है, आपको पिक्चर सारे शो हो जाएंगे, उसके लिए कंपनी हम ज़्यादा सेट कर देंगे, तो उस पर ठीक हो आपको गया। ट्रेडिंग की सारी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट वाइज है उसको हम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मल्टीपल आपके पास कंपनीज का मल्टीपल स्टोर्स का ऑप्शन होता है, उसका स्टॉक हर चीज़ ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही, प्रॉफिट ऐसे ही। लॉस भी ज़्यादा रहेगा सारा। ये आपकी सेल और बाद में हम उसमें इकट्ठा भी कर सकते हैं। इकट्ठा आपने देखना तो हाँ जी, इकट्ठी रिपोर्ट्स भी आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, वो आपकी एक सब्सिडरी पेरेंट बन जाएगी और दूसरी आपकी चाइल्ड सब्सिडरीज बन जाएगी। तो अगर आपने इकट्ठा सब्सिडरी यानी आप कंपनी सब्सिडरी को तो कंपनी कहते हैं को जो, यानी आप पेरेंट हैं हमारे, हमसे सब्सिडरी होंगे आपके, नहीं, जैसे एक आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज आ जाएगी ना, जैसे ऐसे ही है। रिजवान बिल्कुल ऐसे ही है मेन। रिजवान ग्रुप ऑफ कंपनी आ गई, उसके अंदर 2 सब्सिडरी आ गई, रिजवान ट्रेडिंग, रिजवान सही है, सोलर इंस्टॉलेशन। तो उनकी मैं अलग अलग से भी देख सकता हूँ, और फिर दे सकते हैं ग्रुप ऑफ कंपनी की अलग कंसोलिडेट होकर भी आ जाएगी, जी, वो भी आपके पास आ जाएगी ऐसे। ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ जी, ऑटो ऑटो आपने तो जो सेलेक्ट करना है उसी के हिसाब से आप। सही। और कोई सर आपका क्वेश्चन है आप बता दें, फिर आपको नहीं, क्वेश्चन जितने भी थे माशाल्लाह आपके सिस्टम में सब कुछ है, बड़ा हाँ। अच्छा सिस्टम आपने डिजाइन किया हुआ है। ये आपका रेडीमेड